Well, Congress leader और famous politician Mr. Sanjay Jha लेकर आए हैं अपनी एक और किताब My Illegitimate Son। अभी क्या है इस किताब में, हमें क्यों पढ़नी चाहिए ये किताब, ये हम जानेंगे आज खुद ऑथर से ही। साथ ही साथ ये किताब एक ऐसे समय पर आई है जब काफी तंगी में उधर उधर मची हुई है, तो उन कुछ ज्वलंत मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं इंटरव्यू। और अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मिस्टर झा, वेलकम बैक टू माय मंडे ऑफ इंटरव्यू सीरीज। Pleasure to be back, Anurag. Thank you very much for inviting me. It's wonderful to be back. जब आपकी लास्ट किताब आई थी तब भी मुझे मिली तो आज दोबारा मिल रहे हैं। सो हमें बताइए कि इस किताब में ऐसा क्या है जो जो लोगों को करना चाहिए। Anurag, my last book was about politics, the great unraveling India after 2014. वो एक राजनीतिक किताब था, देश के हालात पर, जिस तरीके से संविधान या प्रजातंत्र पर मुझे लगा कि बहुत सारा एक दबाव डाला जा रहा है, तो वो तो मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक अफसाना था। दिस बुक इज एक्चुअली अ पर्सनल स्टोरी, और यहां है ये किताब माय इलेजिटिमेट सन अ ट्रू स्टोरी। और ये टाइटल मेनी पीपल विल फाइंड इट वेरी प्रोवोकेटिव कि संजय इसमें क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज अ बुक अबाउट लव एंड लॉस। मेरे तजुर्बे में हर व्यक्ति को जिंदगी में खुशी भी मिलती है और हम गम से भी दूर नहीं रह सकते हैं। और जब तक आप इस सच्चाई का सामना न करें कि जिंदगी में कठिनाइयां आएंगी, हालात बहुत ही मुश्किलात में भी आपको डाल सकती है, आपके भावनाओं के साथ, आपके रिश्तों के साथ। और जब भी आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप लूज करते हैं जो जिसके साथ आपका एक बहुत ही एक गहरा रिश्ता हो, तो उसके बाद हाउ डू यू कोप विद इट। क्योंकि देखिए, पैंडेमिक के दौरान में यदि आप जो हमारे सरकारी जो आंकड़े हैं या जो औपचारिक जो नंबर्स हैं, तो आपने देखा होगा कि पैंडेमिक में लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। आप ये सोचिए अनुराग जी कि 5 लाख मतलब अज्यूमिंग कि हर एक परिवार में कम से कम 4 लोग होते हैं, मतलब 20 लाख लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। और यदि 20 लाख को कम से कम यदि उनके कजन्स को या चचेरे भाइयों और चचेरे जो बहन है और जो भी जो रिश्ता जो कहते हैं फर्स्ट कजन सेकंड कजन, तो वो उसको फिर दुगना कर दीजिए, फिर उसमें आप दोस्तों को जोड़िए। तो ये मैं समझता हूं कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक तरीके से हर व्यक्ति को अपने अंदर में एक जो कहते हैं एक शक्ति चाहिए, लेकिन वो आसान नहीं होता। ये किताब जो है ये एक हमारी जिंदगी में एक पैंडेमिक के दौरान कोविड से उसको कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन जिसको हम बहुत प्यार करते थे, मेरी परिवार के हर शख्स बहुत ज्यादा इस बच्चे से जितना प्यार था उनको। और यार उसके बाद जिस तरीके से मैं समझता हूं कि काफी परेशानी के एक माहौल से हम गुजरे, और उसके बाद हम सीखते क्या है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी चीज है कि हर तजुर्बे के साथ हर एक जो हमारा जो अनुभव होता है नकारात्मक हो सकता है और एक तरीके से चोट पहुंचाने वाला हो सकता है, लेकिन उसे हम सीखते क्या है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि क्या हम जो कहते हैं कि जब आप किसी को आप एक तरीके से कोई आपके जिंदगी से गुजर जाता है, तो उसके बाद आप कैसे आगे बढ़ते हैं, या क्या आप आगे बढ़ सकते हैं, क्या वो जितने भी आपके जो ख्यालात हैं क्या उसको आप कभी भी भूल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हाउ डू यू इमर्ज फ्रॉम दिस स्ट्रॉन्गर। सो दिस इज अ बुक अबाउट लव एंड लॉस, इट्स अबाउट रिडेम्पशन, इट्स अबाउट एटोनमेंट,
and ultimately it's about finding peace. It's a very unusual book written by a politician, as you called it, but I do hope you like it. People so far who have read the book have loved it, and I'm very happy with that. And I think I don't think I'll be writing a book of this kind immediately. My next book is a political book that will release in January of this year. तो फिर हम एक बार फिर मुलाकात करेंगे. But for the moment, let me leave it here. Yeah. कोई ऐसा है इस बुक का जो मतलब आप मिस नहीं कर सकते? एक जो इसके बारे में जो एक कोट है, अंग्रेजी में है, लेकिन मैं शेयर करना चाहूंगा आपके जितने भी दर्शक हैं. उसमें एक बहुत फेमस कोट है कि ग्रीफ once it checks in is not a paying guest, it is a permanent guest. मतलब आप एक तरीके से आपको दिल में कभी यदि गहरा एक चोट पहुंचे, एक पेइंग गेस्ट के जैसा आके चला नहीं जाएगा. इट्स अ परमानेंट गेस्ट, वो रहेगा आपके साथ. आप आगे बढ़ेंगे, कभी कभी आप भूल जाएंगे, लेकिन वो आपको याद दिलाता रहेगा कि मैं कहीं हूं. एंड आई थिंक दैट इज वन लाइन दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव फेल्ट वेरी डीपली अबाउट. हमें कभी भी किसी के खोने की आदत नहीं पड़ती, वो हमेशा हमारे साथ रहता है. Thank you, Anurag, and thanks very much for asking me these questions on the book. And I do hope a lot of people read it. It's available in bookstores, but it's very easily available on Amazon. So you can easily buy it within, and the book can come to you within 24 hours. Read it. Tell me what you think about it. And tell me one thing, जब मैं अभी कराचा एक नई बुक भी आने वाली है, तो ऐसा कुछ शेयर करें बुक का, क्या इनके बारे में? The Great Unraveling का एक तरीके से सेकंड चैप्टर है या सेकंड वॉल्यूम है, और ये एक पॉलिटिकल बुक है जो, देखिए, ग्रेट अनरैवलिंग वाज अंटिल 2020 एंड दिस बुक इज फॉर 2021, 22, 23 एंड इट लुक्स इनटू द फ्यूचर ऑफ इंडिया. तो मैं नहीं समझूंगा कि इस किताब में मैंने एक नैरेटिव बनाया है कि पिछले 3 साल में क्या हुआ है. वो तो हम जानते हैं क्या हुआ है, लेकिन अच्छे भी चीज हुए हैं, बहुत चीज गलत भी हुआ है. लेकिन एक तरीके से जो सबसे बड़ा जो एक समस्या है, जो एक मैं समझता हूं कि मसला है भारत के लिए, वो ये है कि आप समाज को कैसे आप एक जुट में रख सकते हैं. देखिए, भारत का जो एक प्रजातंत्र है, ये एक हम धर्मनिरपेक्ष देश है. यहाँ पर एकता, जिसको हम बहुत आजकल तो राजनेता कम अभिनेता ज्यादा मिलते हैं, और आप नोटिस करेंगे अनुराग जी कि हम भाषण देने में नंबर 1 हो चुके हैं. जो भी नेता, एक बार आप चुनाव लड़े या न लड़े, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. आप उत्तरदायित्व है कि आप लोगों को आप धोखा न दें. और भारत एक बहुत ही महान देश है. आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक कंट्री एंड इट डिजर्व्स बेटर पॉलिटिशियंस. जब आप देखते हैं आंकड़े को कि 48% ऑफ द एमपीज और 40% ऑफ द एमपीज ऑफ ए क्रिमिनल रिकॉर्ड, जिन्होंने गैर कानूनी काम किया है, वो चिंताजनक है. तो मैं इस किताब में भविष्य पे भी देखा हूं कि भारत को कैसा होना चाहिए. तो एक तरीके से ये किताब सकारात्मक किताब है, रचनात्मक किताब है, और ये भारत के समस्याओं का विश्लेषण करते हुए भविष्य में भारत की जो युवा जो पीढ़ी है, उसके लिए हमको क्या करना है. I'll give you one example. How many people, Anurag, in India, how many politicians in India talk of climate change? किसी को कोई बोलता भी नहीं है, कोई बात भी नहीं करता. एंड यदि आप भारत की युवा पीढ़ी को आप पूछिएगा, उनके लिए बहुत बड़ा ये विषय है, उनके लिए समस्या है, लेकिन उसके बारे में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं. सो आई थिंक दिस बुक इज अ पॉलिटिकल बुक, बट इट इज अ बुक दैट नॉट ओनली लुक्स एट द प्रॉब्लम्स, लेकिन कुछ समाधान भी ढूंढने की मैंने कोशिश किया. आई होप आपकी ये तीनों आने वाली वीक जो अभी है, वो तो काफी इमोशनल साउंड कर रही है, तो मुझे यकीन है कि लोग इसे बहुत पसंद करेंगे. और आपकी जो बुक की द ग्रेट अनरैवलिंग, वो भी बहुत अच्छी थी, और मुझे बहुत अच्छी लगी. और डेफिनेटली मैं इस बुक का जो मेरा नॉलेज रिव्यू होगा, वो मैं आपको शेयर करूंगा. और थोड़ा सा ये करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पर. आज हमारा इंटरव्यू हो रहा है, और आज ही हमारे पार्लियामेंट बैठक उद्घाटन हो रहा है, हो गया है. इस बारे में बात करने के लिए इसके बारे में आपका अनुराग जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि बदलाव में कोई बुरी बात नहीं है. बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए. आप जानते हैं कि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज फिर से होगा, और उसमें आपको शायद ज्यादा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत पड़ेगी. तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट एट ऑल. लेकिन इसके बारे में कोई बातचीत नहीं होता, कोई पारदर्शिता के साथ कोई वार्तालाप होता ही नहीं है. क्योंकि देखिए, एक तरीके से लोगों ने जो अनुमान किया है कि यदि पार्लियामेंट बढ़ेगा
तो जो स्टेट्स जिन्होंने तरक्की की है, जहां पर जिनका अर्थ एक तरीके से जिनका जो अर्थव्यवस्था और मजबूत हुआ है, उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम हो सकता है। और जो राज्य जो जिनके इंडिकेटर्स काफी पिछड़े हैं सामाजिक और आर्थिक, उनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। तो इन सब चीज के बारे में बात करना अनिवार्य है और वो होता नहीं है। दूसरी बात कि मैं समझता हूं कि यहां पर यदि विरोधी दल इस जो भी इस समारोह में या जिसका अभी जो संसद का उद्घाटन हुआ में नहीं आया है, ये प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि आपका ये घमंड और अहंकार कहां पहुंच गया है। भाषण में सबका साथ सबका विकास, अरे आप तो अपने एमपीज को नहीं ले सके, आप कहां से भारत को कहां लेके जाइएगा। कितने मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा को मिला के? आप यदि इतने लोगों को जो चुने हुए आप उनको नहीं ले सके तो आप देश को क्या आगे लेके जाइएगा। अब आप ये देखिए, अब अनुराग जी एक छोटा सा कि देखिए कि यहां पर यदि 18 विरोधी दल नहीं गए तो विरोधी दल भी तो जनता के चुने हुए नेता है ना, उनके पीछे भी तो जनता का एक आवाज है ना। तो मतलब आज लगभग 50 से 60% भारत के लोगों ने ये जो पूरा जो उद्घाटन हुआ है इस उत्सव में उन्होंने तो भाग नहीं लिया। तो ये प्रधानमंत्री पर एक प्रश्न उठता है, ये भाजपा पे प्रश्न उठता है कि आपने जिस तरीके से इतने सालों से सीबीआई और ईडी, अब आप देखिए ऑर्डिनेंस जो आप पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके बाद इन्होंने ऑर्डिनेंस ले आया है। इनको प्रजातंत्र पर कुछ इनको लगता है कि ये मजाक उड़ा दिया है इन्होंने। इनको लगता है कि हम तो चुनाव कैसे भी करके जीत जाएंगे और हमको जो चाहे हम कर लें। अरे ऐसे कहीं देश चलता है? तो मैं दोहराना चाहूंगा कि इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ that the opposition has boycotted what should have been a very historic moment. अब यदि 1200 करोड़ खर्च करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत अहम प्रश्न है क्योंकि ये कोविड के वक्त में ये सब काम हुआ था। और हम जानते हैं कि 5 लाख तो एक सरकारी नंबर है। अब गैर सरकारी नंबर क्या है, अनौपचारिक नंबर क्या है, ये कौन जानता है। वो तो लोगों ने कहा है कि 40 लाख। तो ये बहुत ही, आई थिंक इट शोज द गवर्नमेंट इन अ वेरी पुअर लाइट। मैं आपको छोटा सा जवाब चाहूंगा, क्या ये पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन कैसे करना चाहिए या कैसे करना चाहिए? ये तो मैं कहता हूं कि राष्ट्रपति जी को करना था। मैं कहता हूं हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको करना चाहिए था। अब यहां पर भी प्रधानमंत्री, अब देखिए हर चीज का कोई सीमा होता है। एक तरफ आज आईपीएल फाइनल होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, यहां पर फिर प्रधानमंत्री। देखिए हर दिन आप अखबार खोलिए, प्रधानमंत्री का वहां पर शिवराज सिंह चौहान का पिक्चर, उसके बगल में नरेंद्र मोदी का पिक्चर, वहां योगी आदित्यनाथ का पिक्चर, वहां। अब आप देखिए G20 को लेके भरा हुआ है। हम तो दुनिया में काफी जगह गए हुए हैं भैया, डिक्टेटरशिप्स में भी ऐसा प्रचार किसी व्यक्ति का हमने कभी नहीं देखा है। और मैं तो आपके प्रोग्राम के माध्यम से किसी को बताना चाहूंगा, यदि वो आरटीआई करें या पूरा इकट्ठा करें कि कितना पैसा खर्च हुआ है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति का पीआर, प्रमोशन, प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी हुआ है, तो ये तो दुनिया का कोई नया एक कीर्तिमान होगा, एक न्यू वर्ल्ड चैंपियन इन टर्म्स ऑफ पब्लिसिटी। अब ये जिस देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, इतनी समस्याएं हैं, अब वहां पर एक आदमी बोले कि ये देश मेरे ही कारण चल रहा है, तो भैया वो तो कर्नाटका ने जवाब दिया है। हमको लगता है 2024 में भारत भी जवाब दे देगा। मेरे बात के 2 सवाल आपसे। पहला, भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप राहुल गांधी ने क्या बदलाव देखते हैं? मैंने आपका पता है, आर्टिकल पढ़ा है, जो भी मुझे पता है, बट मैं इंटरव्यू के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि हमारी पहले भी सूत्रों में बात हुई थी, अब आप उनमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, अगर देखते हैं तो? देखिए अनुराग जी, राहुल जी का पहले तो इतना 4000 किलोमीटर चलना, आप देखिए आम आदमी को बोलिए कि तुम यहां से हर रोज 4 किलोमीटर चलो क्योंकि तुम्हारा पेट अंदर जाएगा, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो, उसमें भी लोग हाफने लगते हैं। अरे यहाँ एक शख्स इतना प्रेशर क्योंकि मीडिया है, 10 क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन भी करना आसान नहीं है। अब कहां से कहां, कन्याकुमारी से कश्मीर जाना, वो तो साहसी है। मैं तो कहता हूं कि
सराहनीय है कि कैसे उन्होंने ये पूरा भारत जोड़ो यात्रा किया। और देखिए आदमी बदल जाता है। देखिए बहुत लोग भाजपा को जो बहुत बड़ा जो गलतफहमी है कि हमने एक बार राहुल गांधी को पप्पू बना दिया तो पप्पू, आदमी बदलता। आप भी वो नहीं है जो 6 महीने पहले थे, हम भी वो नहीं है जो हम 3 महीने पहले थे, समझ गए ना। सब लोग बदलते हैं। बहुत लोगों को इस बात पर प्रश्न उठाते थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे बनेंगे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। मैं तो समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भाषण भी अच्छा दे रहे हैं, कर्नाटका में जीत हुई है, अब सही कदम उठा रहे हैं, होपफुली ही विल डू बेटर। तो देखिए राहुल गांधी जी बदल चुके हैं। उनका आत्मविश्वास आपको लंदन में लगा, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर ढेर सारे अपने इंटरव्यूज दिए, जिसको लेके भाजपा बिल्कुल बौखला और पगला गई यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि देखिए कोई भी नेता हमेशा एक नहीं, कोई भी व्यक्ति हमेशा एक नहीं होता। आज सब लोग शुभमन गिल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? वो तो वही आईपीएल खिलाड़ी पिछले साल भी खेले थे, बदल गए। विराट कोहली ने अच्छा किया, कोई नए नए खिलाड़ी आ गए। हर जगह राजनेता हो या बिजनेसमैन हो, उद्योगपति हो, मीडिया में, एवरीवेयर पीपल चेंज। सो आई थिंक राहुल गांधी हैज बिकम अ वेरी सीजन गाय एंड आई थिंक इट ऑगर्स वेरी वेल फॉर द कांग्रेस पार्टी एंड फॉर हिमसेल्फ। मेरा लास्ट सवाल आपसे, 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, उससे पहले ऑब्वियसली हम लोग फिर से मिलेंगे, बट आपको क्या लगता है कांग्रेस इस बार बीजेपी को तगड़ी टक्कर दे पाएगी? ए, बी, कौन होगा कांग्रेस की तरफ से पीएम? राहुल गांधी को क्वालिटी आ गई है? देखिए अनुराग जी, आप हमेशा की तरह आप तो बहुत पेचीदा प्रश्न पूछ लेते हैं, बिल्कुल सीधा एक तेवर रखते हुए, लेकिन आपको भी मैं संक्षेप में ही जवाब दूंगा कि मेरा उम्मीद है और मेरा विश्वास भी है और कि 2024 में भारत को एक नया प्रधानमंत्री की जरूरत है। नया संसद का नहीं, देश को नया प्रधानमंत्री की जरूरत है, जो आदमी देश के हर एक व्यक्ति के लिए काम करे, चाहे उस व्यक्ति का जात कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, उसका आमदनी कुछ भी हो, वो चाहे दक्षिण में रहे या पूर्व में रहे या पश्चिम में रहे, उससे कुछ लेना देना नहीं। सबके लिए जो दिल से काम करे, सिर्फ ये भाषण से नहीं, बहुत हो गया ये ड्रामाबाजी, ये सबका साथ अच्छे दिन कोई दोहराता तो है नहीं आजकल। और ये जो पूरा जो ये कहा जाता है कि हम ही कर रहे हैं, भैया देश में आप आंकड़ों को देखें तो चिंताजनक है। अरे आम आदमी का हालत अच्छा नहीं है। मिडिल क्लास, मैं समझता हूं कि मिडिल क्लास के लिए पिछले 3-4 साल में जो मिडिल क्लास हैज बीन वेरी बैडली हिट। किसानों का तो बात ही मत कीजिए, आप जानते ही हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर, वो भी बहुत उनका हालत खराब रहा है। भारत में 1-2 चीज हुआ है, मैं तो कहता हूं 3 चीज हुआ है। मोदी जी हैज सक्सेसफुल, एक चीज में मोदी जी बिल्कुल सफल हुए हैं, बहुत सफल हुए हैं कि वो जो अंग्रेजों का जो एक नीति था ना, डिवाइड एंड रूल, उसमें पूरी सफलता मोदी जी को मिली है। 10 on 10 मोदी जी को दे दीजिए। वो सांप्रदायिक तापमान बढ़ाना, नंबर 1 मोदी जी को 10 on 10। अमीर गरीब के बीच में जो फर्क है वो बढ़ाना, मोदी जी को 10 on 10। और सरकार, सत्ताधारी सरकार और विपक्षी दलों का रिश्ता, उसको और खराब करने में मोदी जी को 10 on 10। सो मोदी जी इज अ पोलराइजर, is a polarizer par excellence and that is his biggest achievement। और इसीलिए मैं समझता हूं कि भारत में कोई भी व्यक्ति यदि उसको इस भ्रम पे रहे कि मेरे बिना देश नहीं चलता, तो भारत की जनता आपको जवाब दी। यहाँ 140 करोड़ लोग हैं, यहाँ लोग अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे फार्मर्स हैं, आपके जैसे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पे कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं तो उसका जवाब आसान है, मैं बता रहा हूं आपको। लोग कहते हैं आफ्टर मोदी हूं, उसका जवाब मैं बताता हूं क्या है। आफ्टर मोदी एनीवन। आप अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी से, ममता बनर्जी अच्छा प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी से, राहुल गांधी अच्छा प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी से, केसीआर बनेंगे अच्छा प्रधानमंत्री मोदी जी से, एमके स्टालिन बनेंगे ज्यादा अच्छा मोदी जी से, उद्धव ठाकरे बनेंगे ज्यादा अच्छा प्रधानमंत्री। मैं बता रहा हूँ अखिलेश यादव बनेंगे अच्छा बनेंगे अच्छे प्रधानमंत्री। हो सकता है, हु नोज बॉस, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। वैसे मेरे इतना टाइम शेड्यूल होने के बावजूद आपने मुझे इंटरव्यू दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं आपसे और भी सारी बातें करूं, मैं आपको और भी कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपकी बुक की सक्सेसफुल पब्लिकेशन हुआ ही है और वो खूब लोगों ने पढ़ी जा रहा है, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ और जल्दी से आपकी नई बुक पढ़ने का मौका मिले और फिर हम आपसे मिलेंगे। मैं आपको इसी विश के साथ मैं आपको बेस्ट विशेष देता हूँ। अच्छा लगा आपसे बात करके।
दोबारा मिलेंगे, आपसे बहुत जल्दी मिलेगा। तब तक ये बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू वेरी मच।